श्रोताओं, कार्यक्रम है ग्राम भारती और ग्राम भारती में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित नवीन तकनीक, नवीन जो भी खोज हुई है, नवीन जो कृषि से संबंधित जो अनुसंधान हुए उसकी जानकारी लेकर। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नीलम यादव को। आप कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं रसायन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला टोंक में और जानकारी देंगी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। नीलम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है किसानों से बात करते हुए आपको? मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं किसानों से आकाशवाणी प्रोग्राम के तहत बात कर पा रही हूँ। जी, अब जो विषय आज का हमने लिया है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, बताइए क्या है? सबसे मुख्य सवाल जो हमारे किसानों का होता है वो यही होता है कि आखिर ये जो योजना या फिर ये जिस पे इतना जोर दिया जा रहा है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, आखिर में वो है क्या। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कृषि उत्पादन, मृदा उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण का एक साथ समावेशन करके मृदा में खाद और रासायनिक उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपलब्ध करवाना ही इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन होता है। सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सभी पोषक तत्वों की मात्रा का ध्यान में रखते हुए पौधों की जरूरत और मांग के अनुसार सारे पोषक तत्वों को एक निश्चित और संतुलित अनुपात में मृदा में डालना, जिससे कि जो पर्यावरण है उसका संतुलन खराब नहीं हो, प्राकृतिक जो स्रोत है उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, साथ ही साथ हम अपने मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। तो इन सब चीज़ों का समावेशन करके जो प्रबंधन किया जाता है उसी को ही हम एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। जी, बहुत सरल शब्दों में आपने किसान भाइयों को समझाया एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। यानी मिट्टी, पर्यावरण और उर्वरक, इनका संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आपको खेती के लिए कह रहे हैं या और भी सभी के लिए ये होता है? खेती जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन और भी मतलब क्षेत्र हैं जिनसे ये संबंधित है, जैसे कि मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र, ये सब जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम यहाँ पे कृषि को लेकर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसपे हमें इस वक्त ध्यान दिए जाना बहुत जरूरी है। जी, अभी ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की मूल विचारधारा क्या है तथा इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? जी हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी मूल विचारधारा से मतलब एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैव खाद, जैव उर्वरकों का अगर विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करके मृदा उत्पादकता में बढ़ोतरी तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ अधिक फसलों उत्पादन करना एवं कृषकों को अधिक लाभ देना है। ठीक है, तो सबसे मुख्य जो सवाल होता है वो ये होता है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या इस पे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 1951 के दशक में जो हमारा रासायनिक उर्वरकों की खपत थी वो लगभग 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से थी। अगर अभी के समय अगर आप देखें तो ये रासायनिक उर्वरकों की जो खपत है वो 160 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी आगे बढ़ चुकी है। हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जितना ज़्यादा वो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे उनका जो फसलों उत्पादन है दिन ब दिन उतना ही बढ़ोतरी करेगा, परंतु एक समय के पश्चात जो फसलों उत्पादन है वो रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद में बढ़ना बंद हो जाता है। प्राचीन समय से हम लोग गोबर की खाद, कंपोस्ट या फसलों के जो अपशिष्ट है उनका इस्तेमाल करते आ रहे थे, जिससे कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में एक संतुलन बना हुआ था। किंतु 1961 के दशक के बाद जब हरित क्रांति आई है उसके बाद से जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल में जो बढ़ोतरी हुई है उसके पश्चात हमारा जो ये संतुलन है कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक पदार्थों का वो बिगड़ गया है, जिससे कि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो एक हानिकारक रूप से प्रभावित हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि हमें एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन की जो तरक्की काम है हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसकी महत्वता को समझते हुए इस प्रबंधन को अपनाना चाहिए। जी, अब मैं बात करूं नीलम जी, जो ये आप कह रहे हो मृदा स्वास्थ्य अधिक उर्वरक प्रयोग करने के कारण खराब हो चुका है, अगर इससे जो उत्पादन हो रहा है अधिक उर्वरकों के प्रयोग से और उसका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, तो इसका मानव स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है? शुरुआत में जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया था तो जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 1966-67 के आसपास हमारे देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। जो कृषि उत्पादन है उसमें एक त्वरित जो थी वृद्धि हुई थी।
तो 2-3 मुख्य कारण थे उसके कि हाई जो किस्म है उत्पादन वाली, अधिक उत्पादन वाली किस्मों का हमने इस्तेमाल किया था। दूसरा जो मुख्य कारण था वो यही था कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी और इनका इस्तेमाल किया गया था। उस समय जब ये इस्तेमाल किया गया था वो एक फ़ायदे के हिसाब से किया गया था, किंतु एक समय के पश्चात अब हमारी जो मृदा है वो एक सैचुरेशन वाली स्टेज पे जा चुकी है। तो इन सब का जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, ये जो हानिकारक रासायनिक उर्वरक हम जो ज़मीन में डालते हैं, अब वो हमारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला हम जिसको बोलते हैं, वो उनका अगर उसमें समावेश हो गया है तो ये बहुत सारी बीमारियां तो जो होती है उनको वो जन्म देता है। कुछ जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगी, कुछ हानिकारक हैवी मेटल जिनको हम बोलते हैं कैडमियम, लेड, जिंक, ये सब अगर हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं किसी भी उर्वरक के इस्तेमाल से, तो ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे जो होता है इनका संग्रहण होता रहता है और एक समय के पश्चात ये मानव स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। जी, अब बात करें एकीकृत पोषक प्रबंधन के उद्देश्यों की, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे मृदा का जो स्वास्थ्य है उसका संधारण किया जाए, मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मृदा की जो उत्पादकता है उसका ध्यान रखा जाए और उसे एक पॉजिटिव तरीके से उत्पादन जो है उसे बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि जितने भी प्रदूषण रहित स्रोत है जिनके ऊपर से किसानों का जो है अब इतना प्रचलन घट गया है, तो उनको वापस से प्रचलन में लाना, जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, जीवाणु खाद या भूमि सुधारकों का एक उचित प्रयोग करना, उचित संतुलन के साथ में उनको प्रयोग पे जोर देना। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि जब हम खेती करते हैं तो भूसा, कड़बी या जो भी फसल अवशेष के रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है, उन सब कार्बन जो निरर्थक पदार्थों का हमारे खेतों में उपयोग करना। बहुत सारे रूप में हम इन पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, या तो हम इनका कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसान भाई ये जो भी भूसा, कड़बी, ये जो फसल अवशेष है इनका उपयोग मल्च बनाने में कर सकते हैं, जिससे ज़मीन में जो पानी की मात्रा है उसको बचाया जा सकता है। और आप सबको विदित है कि हम सब लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में वैसे भी पानी की समस्या एक मुख्य कारण है कृषि के उत्पादन कम होने के लिए। दूसरा, हम इन सब का उपयोग सीधे मृदा में मिलाकर भी कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग टिकाऊ जो कृषि है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टिकाऊ कृषि अगर हम इस वक्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना कृषि उत्पादन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक स्रोतों का अगर सही ढंग से प्रयोग करना, पोषक उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और धनात्मक पोषक तत्व का संतुलन करना, तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य है जिनका मुख्यतः ध्यान दिया जाता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में। जी, अब एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इस बारे में भी किसान भाइयों को आप बताएं। वैसे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में बहुत सारे मुख्य घटक हैं, मैं कुछ की बात करना चाहूँगी। सबसे पहला मुख्य घटक है वो है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद के अंदर हम सब जानते हैं जैसे गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट होती है, ये सब गोबर की खाद हमारे जितने भी किसान भाई होती है उनके पास आसानी से उपलब्ध होती है। किंतु जब से हम लोग रासायनिक उर्वरकों की तरफ शिफ्ट हुए हैं तब से किसान भाइयों का जो रुझान है वो थोड़ा उधर कम हो गया है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर गोबर की खाद को अच्छे से सड़ा और गला कर अगर हम खेत में डालेंगे तो ये मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हो सकता है इंस्टेंट प्रभाव ना दिखाएं जितना कि रासायनिक उर्वरकों में देखने को मिलता है, किंतु आप 4 से 5 साल के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि जो कार्बनिक खादें आपने खेत में इस्तेमाल की है उसके पश्चात आपके जो मृदा स्वास्थ्य है उसमें एक पॉजिटिव रुझान आया है, प्लस आपका जो कृषि उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आपकी जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि रासायनिक खादों को भी हमने इसमें समावेश किया है। रासायनिक खादों में हम DAP, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये सब इनका समावेश एक संतुलन में कार्बनिक स्रोतों के साथ में करते हैं। दूसरा ये है कि जीवाणु खाद, कोई भी ऐसी खाद जिसके अंदर जो जीवाणु उपलब्ध होते हैं या उपस्थित होते हैं उस खाद को हम जीवाणु खाद कहते हैं। बाजार में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के पैकेट आपको मिलेंगे, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजोला, ये सब के आपने नाम सुने होंगे। तो मुख्यतः जो किसानों की शिकायत होती है वो यही होती है कि मैडम हमने ये इनका इस्तेमाल किया लेकिन जिस हिसाब से वृद्धि या फसल उत्पादन की बात की गई थी उनको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले। तो मैं एक विनती यही करना चाहूँगी कि जब भी आप जीवाणु खाद प्रेफर करें या मार्केट में एक बार देखें, खरीदने से पहले जो इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि है एक
बार आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद में अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसे किसी प्रकार का फ़ायदा आपको नहीं पहुंचेगा। दूसरा, ये जो जीवाणु खाद होती है वो एक फसल विशिष्ट होती है, ठीक है। अगर आप दलहनी फसलों में जा रहे हैं तो आपने सुना होगा राइजोबियम का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइजोबियम जो होता है उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो फसल विशिष्ट होता है, उसमें कुछ जातियाँ होती है, ठीक है। मूंगफली में अलग होगा, सोयाबीन में अलग होगा, मूंग में अलग होगा, उड़द में अलग होगा। इसलिए मेरी विनती है कि कृपया किसान भाई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करके ही जीवाणु खाद का इस्तेमाल करें और उसका भरपूर लाभ उठाएं। तीसरा, आपने सुना होगा जो किसान भाई मुख्यतः इस्तेमाल भी करते हैं, हरी खाद। हरी खाद एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो कि किसान भाइयों के द्वारा यूज़ की जाती है। हरी खाद में मुख्यतः जो फसलें होती है वो होती है ढींचा, सनई, मूंग, उड़द। ये सब फसलों को लगा के फल आने से पूर्व जो फल फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसी स्टेज पे 40 से 45 दिन के बाद ज़मीन में दबा दिया जाता है और हल्की फुल्की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि इनका अपघटन जो है वो आसानी से हो सके। तो हरी खाद जो होती है वो हमारे ज़मीन में जो जीवाणु पाए जाते हैं जो कि लाभदायक होते हैं फसलों उत्पादन के लिए, वायुमंडल में जो घुलनशील नाइट्रोजन होती है या फास्फोरस होती है उसकी जो उपलब्धता होती है उसको बढ़ाते हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बहुत सारे जीवाणु या जो कवक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरक सूक्ष्मजीव होते हैं, फास्फेट घुलक सूक्ष्मजीव होते हैं, माइकोराइजा कवक, वर्मी कल्चर, इन सब के रूप में हम जैव खाद का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें एकीकृत पोषक प्रबंधन की आवश्यकता की, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? अभी के टाइम पे जो ज्वलनशील टॉपिक हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का जितना भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसान भाई अगर हम उनसे खुद ये पूछें तो उन्हें भी पता है कि जो उनका मृदा स्वास्थ्य का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। हालांकि उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू में किया था। वृद्धि का जो कारण है, उर्वरकों के उपयोग में जो वृद्धि का कारण से मृदा में क्या है, कार्बनिक पदार्थों की कमी हो रही है, गौण एवं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है। गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मृदा में 17 पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के अपने वृद्धि और विकास के लिए जरूरी और आवश्यक होते हैं। किसी न किसी अवस्था पे इन 17 पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है पौधे को जरूर से होती है। अगर इन 17 में से किसी भी एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो जो पौधा है वो अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। कोई भी एक भी पोषक तत्व किसी भी दूसरे पोषक तत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकता, अर्थात वो एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर इस्तेमाल से यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनकी अधिकता जमीन में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की कमी हो रही है। साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थों की तरफ रुझान कम होने से ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बनिक पदार्थों की जो है वो कमी हो गई है, जिससे कि मृदा जो स्वास्थ्य है वो हानिकारक बहुत हानि उनको पहुंच रही है। दूसरा ये है कि मृदा में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर कुप्रभाव पड़कर फसलों के उत्पादन है उसमें कमी हो गई है। ये कृषि की से संबंधित आवश्यकताएं हैं। अगर कृषि के अलावा हटके अगर मैं बताऊं कि जिस हिसाब से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर उत्पादन में कमी आई तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें फसल उत्पादन की कमी के कारण बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना के बाद में भारत दूसरे नंबर पर जनसंख्या में विश्व में आता है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तीसरा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषकों के पास कृषि करने के लिए जो भूमि की उपलब्धता है वो भी कम हो रही है, इसलिए भी हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की आवश्यकता है। तीसरा ये कि अकार्बनिक उर्वरकों के मूल्य में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है जो किसान भाई बहुत महसूस करते हैं। अगर जो उर्वरक जिनकी उपलब्धता हो रही है उनकी जो प्राइस है वो कंटिन्यू रूप से बढ़ती जा रही है, और अभी के समय अगर आप देखेंगे तो कुछ उर्वरकों की जो मात्रा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जिससे कि पूर्ण रूप से जो हमारी निर्भरता है रासायनिक उर्वरकों के ऊपर उसे समाप्त करके हम उसके कुछ अल्टरनेटिव रूप हैं जिसपे समावेश करके हम कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम यादव, आप तो स्वयं कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन हैं, तो
आप तो खुद देखती हैं, प्रयोगशाला में कार्य करती हैं, तो किसानों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में? जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी प्रयोगशाला में बहुत सारे किसान भाई आते हैं, तो मुख्यतः उनकी जो समस्या होती है वो यही होती है कि वो जो सजेस्ट की गई अमाउंट है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे जो मात्रा लिखी गई है वो डाल रहे हैं, किंतु जो उत्पादन है उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा जितना कि शुरुआत में बढ़ा था। तो उसका यही एक मुख्य कारण है। पहली बात तो ये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे जो जानकारी इंगित की गई है, तो किसान भाइयों से हमारा मुख्य अनुरोध यही होता है कि जितना डीएपी, यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटाश मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर लिखा गया है, कृपया आप उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसान भाइयों के दिमाग में कहीं ना कहीं यही होता है कि जितना ज़्यादा वो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, उनका कृषि उत्पादन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये गलत विचारधारा को हम बदलना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हर एक मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो अलग होता है, तो जितनी मात्रा का निर्धारण किया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, कृपया करके आप उसी के अनुसार मात्रा को डालें। दूसरा, मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जो उर्वरक है जिनका आपको रिकमेंडेशन की जाती है, कृपया उनके ऊपर भी ध्यान दें, जैसे कि फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन और जिंक की जो कमी होती है वो मुख्यतः पाई जाती है। इसलिए अगर आप NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा इन पोषक तत्वों की उपलब्धता भी ध्यान देंगे तो निर्धारित रूप से आपका जो फसलोत्पादन है वो बढ़ेगा। जी, अब आप किसान भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव देने से पहले मैं किसान भाइयों को एक उदाहरण भी बताना चाहती हूँ। जैसा कि आगरा बिजपुरी में एक अध्ययन हुआ था, अध्ययन बहुत जगह हुए हैं, लेकिन आगरा बिजपुरी में एक अध्ययन हुआ है, उसके अंदर ये देखा गया है कि जैसे बाजरा हमारे यहाँ की मुख्यतः फसल है, तो बाजरा के अंदर अगर 100% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाला जाता है, FIM की मात्रा डालते हैं और सल्फर की मात्रा डालते हैं और आयरन और जिंक सल्फेट की मात्रा डालते हैं, तो जो फसलों का उत्पादन है वो 100% NPK की तुलना में वृद्धि शो करता है। तो किसान भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि अगर आप इस तरीके के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा विश्वास बनाए रखें तो आपका फसल उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। सुझाव मैं ये देना चाहूंगी कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही सबसे पहले उर्वरकों एवं जैविक खादों का प्रयोग करें। दूसरा, आप जो फसल चक्र अपना रहे हैं उसमें बदलाव करते रहें। अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों जैसे राइजोबियम कल्चर, इनका जरूर उपयोग करें। धान और गेहूं के फसल चक्र में ढेंचे की हरी खाद का उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर व कूड़े करकट का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक, नत्रजनिक विश्लेषी, फास्फोट को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरियल, एल्गल और फंगल बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम यादव। आप आकाशवाणी स्टूडियो में आई और आपने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।